आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो सर, लेकिन आज की क्लास को जब देखोगे ना तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे पहले है क्या मेरे दोस्त, तो मैंने आपसे वादा किया था, बड़ी सुंदर सी भाषा में हमने आपसे वादा किया था कि अब की बार ना साइंस में 150 सब्जेक्टिव कर लो और सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव कर लो। और ये हमारा सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव का ये हमारा नुम्मा क्लास है सर। यानी कहने का सेंस है ना कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका दुआ, आपका आशीर्वाद की सब कुछ की कामना से हम लोग नुम्मा क्लास की तरफ सफल हो चुके हैं सर। और जो आपका प्यार तागड़ा तरीका से मिल रहा है ना सर, हम कोशिश करेंगे कि ये प्यार देते रहिएगा सर, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्यार है ना उसमें हमारा एक सबसे बड़ा असर कहता है ना दुआ है मेरे दोस्त। और यही आपका प्यार की वजह से मैं कई रातें आपका कंटेंट को तैयार करने में मैं लग जाता हूं और कई सुबह रात होते और सुबह हो जाता है सर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है क्या मेरे दोस्त, तो हमने आपको बता देना चाहता हूं सर कि हमने आपसे वादा किया था कि ये सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव कर लो, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है, ठीक है। और जिसका आज हमारा कैमा क्लास है, नुम्मा क्लास है, और हम सब का बस एक ही मिशन है कि अब की बार 95% क्या करना, प्लस करना। तो क्या इस मिशन पे खड़े उतरोगे या नहीं उतरोगे? अच्छा, मेरा काम क्या है सर कि क्वेश्चन को लड़वाना, आपका काम क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना। आप मात्र 4 से 5 क्लास करो संदीप कुमार का, और छठा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप मास्टर पढ़ाता है वो एग्जाम पूछता है या नहीं पूछता है। अगर आपका दिल बता देगा ना मेरे दोस्त, तो आप तभी मेरा छठा क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। क्योंकि सर जो मैं क्वेश्चन को तैयार करके लाता हूं ना सर, वो पूरे क्वेश्चन बैंक रहता है, पूरे मॉडल पेपर रहता है, पूरे बुक रहता है। वो सब को पढ़ने के बाद पिछले 10-10 साल का प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है कि आखिरकार आपका बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से सवाल को रिपीट करता है और किस टाइप का सवाल किस ईयर पूछता है। वो सब कुछ देखने के बाद सर हम क्वेश्चन को तैयार कर पाते हैं। तो बाकी बिना कुछ बोले सर हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक अच्छा वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मिशन 95% प्लस, मिशन 475 प्लस। तो किनकी आंखों में है कि अब की बार इसका सपना टूटना चाहिए, ठीक है। इस सपना को पार करना है, इससे भी ज्यादा लाना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए सर, ठीक है। आइएगा, देखो आज की क्लास का शुरुआत हम किस क्वेश्चन से करेंगे सर, तो आज की क्लास का शुरुआत हम करेंगे, देखो सर, हाँ ये सवाल लघु उत्तरीय है, इसके जस्ट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। और आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हम दीर्घ उत्तरीय लेकर के आए, ठीक है। बाकी सब लघु उत्तरीय सवाल है, ठीक है। आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल, क्वेश्चन क्या कहता है ना मेरे दोस्त, कहता है सवाल क्या कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करे। हमें बोला है कि हिंद चीन में, कहां, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कहने का सेंस है ना कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको डैश देना है नीचे में और लिखना है कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। हमें क्या बोला है कि 17वीं शताब्दी के बाद। अच्छा, 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, तो 17वीं शताब्दी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 1619, ठीक है, 1620, 1623, 21, 1623, 1624, जैसे अभी 2000 चल रहा है ना, उसी प्रकार से 1620, 1621 मतलब 1600 के ईस्वी में जो था ना, वो हमारा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 17वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया। हमने क्या कहा कि फ्रांस ने कोचीन के किसके, कोचीन के शासक से संधि कर मतलब मिलकर संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्र में ले लिया। किसको ले लिया, तो कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्र में ले लिया। और इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया, ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे, ठीक
ठीक है, हमने क्या कहा कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर हमने क्या कहा कि इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर लिया। फ्रांस ने किससे संधि किया? तो कोचीन के शासक से क्या किया? संधि किया। संधि कर अपना शक्ति को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। कोचीन के शासक से संधि किया और अपना शक्ति को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्र में क्या कर लिया? ले लिया। कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति को बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में क्या कर लिया? ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस तरह लड़ते झगड़ते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। यहां तक किसी को दिक्कत? तो एक बार आना है और सबको मेरे साथ बोलना है, जहां पे बैठे हो ना सर वहीं से बोलना, ताकि आपके मम्मी पापा सुने ना तो उनको फील हो कि नहीं सच में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे लोगों को लगता है पता नहीं मोबाइल में क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक बार सबको ही प्यार और मोहब्बत और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बोलना कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का वर्णन करें। अच्छा, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। फिर कहता है कि इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में ले लिया। फिर कहता है कि इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। ठीक है सर, एक छोटा सा डिफिनेशन था बट क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था। अब आइएगा सर ये 5 नंबर मतलब दीर्घ उत्तरीय सवाल की तरफ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और हम कहेंगे सर कि इस सवाल में ट्रिपल स्टार मार लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। बहुत अच्छा सवाल है कि जरा सा हंसकर बोलो ना। आ जाना। हमने क्या कहा सर कि बड़ा हिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है क्या कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। एकदम अच्छे से पढ़ना है और दिल से पढ़ना है सर। ठीक है, हमने क्या कहा कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। इतना अच्छा ये सवाल है ना सर कि इसकी तारीफ में जितना करूंगा उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा और बड़ा सुंदर सी भाषा में पूछता है, बड़ा सुंदर सी बात में पूछता है ये क्वेश्चन सर। और बोर्ड एग्जाम की नज़र में सबसे पॉपुलर सवाल ये भी है, तो आपके नज़र में भी ये क्वेश्चन सबसे अच्छा होनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ, आते हैं सर थोड़ी सी हम लोग क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। ठीक है, सवाल कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। कहता है जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। अब सबसे पहले ये समझो कि जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लेना। हमने क्या कहा सर कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, तो जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। फिर चार्ल्स के शासनकाल में यह क्रांति हुआ। फिर चार्ल्स ने क्या किया था ना कि पॉलिग्नेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बना दिया। चार्ल्स ने पॉलिग्नेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बना दिया। तो पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनने के बाद पॉलिग्नेक ने जैसा ही प्रधानमंत्री बना, तो पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनने के बाद एक यहाँ पर एक संहिता का एक वर्ग था। ठीक है, एक वर्ग था, मतलब पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। जैसे पॉलिग्नेक ने जैसा ही प्रधानमंत्री बना, तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। जैसा ही पॉलिग्नेक ने प्रधानमंत्री बना, तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। और सिर्फ स्थापना ही नहीं किया, इस वर्ग को उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास भी किया पॉलीगन ने। ठीक है, पॉलीगन ने क्या किया? उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पॉलिग्नेक के
इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। जब पॉलिग्नेक ने इस जाति वर्ग का जब मतलब ये अभिजात वर्ग का जब विशेष दर्जा देने का कोशिश किया तो वहां के उदारवादियों ने अपने ऊपर क्या समझा कि षड्यंत्र समझा। उदारवादियों ने समझा कि अब मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उदारवादियों ने अब क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। हमने क्या कहा कि इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पॉलिग्नेक के विरोध में आवाज उठाने लगा। मतलब वहां के सदन में, प्रतिनिधि सदन में पॉलिग्नेक के ऊपर क्या करने लगा, आवाज उठाने लगा। ठीक है, और इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्य देशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर इस अध्य देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। पूरी कहानी समझा कि नहीं समझा? पूरी कहानी नहीं समझे तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो सर, सबसे पहले जुलाई 1830 की क्रांति है क्या सर? मेरी बातों को समझिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति क्या है? तो जुलाई 1830 की क्रांति जो है ना सर, ये हमने साफ शब्दों में लिखा है क्या कि जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। जब ये चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था ना, तो चार्ल्स 10 ने मतलब उस टाइम पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। जैसा ही पॉलिग्नेक ने प्रधानमंत्री बना तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना किया। जैसा ही अभिजात वर्ग का स्थापना किया पॉलिग्नेक ने, फिर उसे विशेष दर्जा देने की उस वर्ग को विशेष दर्जा देने का प्रयास किया। तो वहां के उदारवादियों ने समझा कि अब मेरे ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, अब मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वहां के उदारवादियों ने प्रतिनिधि सदन में आवाज उठाने लगा। तो उस सदन में जब आवाज उठाने लगा उदारवादियों ने, तो चार्ल्स 10 ने उस आवाज को दबाने के लिए 4 अर्ध देशों को क्या किया, एक साथ इकट्ठा किया और उसके प्रति क्या करने लगा, मतलब 4 अर्ध देशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। तो फिर इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। तो पेरिस में क्रांति की क्या हुई, लहर दौड़ गई। ठीक है, लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की जुलाई की 1830 की क्रांति था। कितने अच्छे भाषा में है सर, क्वेश्चन के बोलने का तरीका कितना सटीक और सही है सर। ठीक है, इतने नॉर्मल लैंग्वेज में, इतनी साधारण भाषा में आपको परिभाषा बहुत कम मिलेगा सर। ठीक है, एक बार जरा मेरे नाम के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब आइएगा सर, एक बार हमारे साथ आप लोग बोलते चलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एकदम रट के ही जाना है एग्जाम में। जब भी जाना है सर तो यही क्वेश्चन को नहीं, ये 140 सब्जेक्टिव को क्या कर लेना है, रट करके ही जाना है एग्जाम में। कहता है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहला बात है, जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स 10 ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? तो पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलिग्नेक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। ठीक है, स्थापना किया तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। ठीक है, तो पॉलिग्नेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। तो पॉलिग्नेक ने जो इस कदम को लिया कि मतलब समान नागरिक संहिता को बदल करके इसके जगह हम अभिजात वर्ग की स्थापना करेंगे। तो वहां के उदारवादियों ने अपने ऊपर एक षड्यंत्र समझा। ठीक है, तो फिर प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पॉलिग्नेक के विरोध में क्या कर दिया, आवाज उठाने लगा। फिर
चार्ल्स दस ने सोचा कि अब जब वो सब आवाज़ उठा रहा तो उसकी आवाज़ को दबाना है, तो चार्ल्स दस ने एक दिमाग लगाया कि इस विरोध में, अच्छा, एक दिमाग लगाया क्या कि इस पॉलीगन के विरोध में आवाज उठाने लगा। तो इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स दस ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। किसके द्वारा? तो 4 अध्यादेशों द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया। फिर इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। कहाँ? तो पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो कि लहर दौड़ गई जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। ठीक है सर, अगर सबको चमका तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सबको ही कमेंट कर दो। सबको चमका तो एक बार कमेंट बॉक्स में कर दो 1 4 3। अगर नहीं चमका तो 1 3 3 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर सबको समझ में आया तो 1 4 3 करो, नहीं समझ में आया तो 1 3 3 करो। ठीक है सर, अब आइएगा, हमने क्या कहा? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे? सबसे हेवी सवाल। इस सवाल की तारीफ में एक ही चीज करूंगा, इस सवाल की तारीफ में एक ही चीज करूंगा कि इस सवाल को जाकर के क्वेश्चन बैंक में देख लो, 5 बार से ज्यादा पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, 5 बार से ज्यादा ये सवाल आपको पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन की तारीफ में अपने मुंह से क्या करूं, जिसका तारीफ खुद बोर्ड एग्जाम करता है इस सवाल का। ठीक है, आइएगा, क्या कहता है सर कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे? तो कहता है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण 1840 ईस्वी में गिजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है सर? मेरी बातों को समझना। सबसे बड़ा कारण है ना मेरे दोस्त कि फ्रांस का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री गिजो को नियुक्त किया गया था। कब? 1840 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ना कि फ्रांस का प्रधानमंत्री गिजो को कब नियुक्त किया गया था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री गिजो को 1840 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण 1840 ईस्वी में गिजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, गिजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। मतलब गिजो के शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। ठीक है, जिससे देश में बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ गया। जब गिजो प्रधानमंत्री बना ना फ्रांस का, तो गिजो के शासनकाल में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। तो वहां मतलब देश में जिस प्रकार से जब कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, तो देश में बेरोजगारी बढ़ गया, भूखमरी बढ़ गया। और जब देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गया मेरे दोस्त, तो लोग आंदोलन तो करेगा ही ना, बढ़ गया। तथा सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करने लगा। ठीक है, लोगों ने प्रदर्शन करने लगा और जुलूस निकालने लगा, मतलब जुलूस निकालने लगा। ठीक है, लगा, जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा था। सबसे बड़ा कारण हमें बोला है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, हमने क्या कहा सर? एक बार मेरे साथ जरा फिर से आइएगा। हमने कहा 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे? तो हमने कहा है क्या? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1840 ईस्वी में गिजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। फिर कहता है कि इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, जिससे देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गया तथा सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे, जो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण रहा था। ठीक है, अब आइएगा सर अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अगला क्वेश्चन ये ना है 84 नंबर, कहता है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। हमने क्या कहा सर? रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को क्या करना है? वर्णन करना है।
इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर, थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा, 1 मिनट से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा सर, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूं कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं, ठीक है। जरा 1 मिनट आप हमको टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपकी भविष्य को और बेहतर बना सकूं, आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकूं, क्योंकि हमारा तो हमेशा से कोशिश रहेगा ना सर कि आपकी तैयारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हम क्यों नहीं कर दें। आपको पता होगा सर कि हम शाम को 6 बजे हम डेली क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब कहोगे सर कि क्रैश कोर्स तो चला रहे हैं सर बिल्कुल फ्री में, अब इससे ज़्यादा मैं क्या दूं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है ना सर कि अब आपके पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है सर तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको वही पढ़ना होगा जो एग्जाम पूछता है, और हम आपके लिए वही गुण सूत्र लेकर के आए हैं जो आपका एग्जाम आपसे पूछता है, ठीक है सर। यानी हमारा कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑल सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि आपको पूरा का पूरा वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। हमने क्या कहा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। हमने मैथ नहीं दे रहा था, लेकिन हमने मैथ भी देना चालू कर दूंगा आप उसमें, ठीक है। क्रैश कोर्स वाला जो हम पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स में, वो क्रैश कोर्स का पूरा का जो भी हम क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे तो वो पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही आपको पूरे का पूरे सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेरा लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको, टाइपिंग पीडीएफ नोट्स, ठीक है। यानी हाथ से लिखा हुआ नोट्स नहीं मिलेगा आपको, टाइपिंग वाला पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा और ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, जो आपको डेमो के तौर पे है सर। लेकिन सोचो सर कि इसको तैयार करने के लिए मैंने कई पेज लिखा हूं, और अभी कई पेज कई रातें लिखता हूं, क्योंकि सर वो लगातार उसको हमको बेहतर बनाना है। और मेरा मिशन है मेरे दोस्त कि अब की बार हम जितना नोट्स दे देंगे ना, उससे एक भी पॉइंट बाहर नहीं आनी चाहिए, और वो हम करके दिखाएंगे जो हमने पिछले साल किया है, ठीक है सर। पिछले साल तो हम उतना बेहतर नहीं कर पाए आप सबके लिए, लेकिन इस बार जो करेंगे ना मेरे दोस्त, एक इतिहास होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें ज्वाइन कैसे होना, इसमें मिलेगा क्या क्या, तो ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जहां पे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों रहेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों रहेगा, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों रहेगा सर। यानी कहने का सेंस है कि वो तमाम चीज मिलेगा। प्लस साथ ही हम आपको सोशल साइंस में जो पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग यहां से नहीं लिख पाते हैं, जो लोग यूट्यूब से लिख लेते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं तो इसका भी पीडीएफ नोट्स हमें साइंस, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं उसका भी पीडीएफ नोट्स, और साइंस में 150 सब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं उसका भी पीडीएफ नोट्स, वो पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। यानी चैप्टर वाइज तो आपको नोट्स मिलेगा ही, प्लस पॉइंट आपको गेस क्वेश्चन भी मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इसका प्राइस मेरे दोस्त आपको 199 रुपया है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। लेकिन अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑफर से, जब आपका एग्जाम का टाइम टेबल आया है तभी से इसका ऑफर चल रहा है मात्र 150 रुपया में, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो सर। 10 दिन समोसा नहीं खाओगे ना मेरे दोस्त तो 150 रुपया हो जाएगा। और ये कहूंगा ना सर कि 150 रुपया का कर्ज हम आपका इतना बड़ा अदा करूंगा ना कि एग्जाम सेंटर से जब निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सच में संदीप कुमार की नोट्स में की ताकत है, ठीक है सर। हम तो एक ही चीज कहेंगे, जब वो नोट्स को पढ़ोगे ना तो ये नोट्स में तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ये नोट्स में तुम्हें टॉपर का चेहरा दिखेगा सर, क्योंकि मैंने कई रातें जग कर किस नोट्स को हमने तैयार किया है, ठीक है सर। हाँ, अब इसमें ज्वाइन कैसे होना है सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 7295 वही नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है। उस नंबर पे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, ठीक है। और उसी नंबर पे आपको, और उसी व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 150 रुपया आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर अपने भाभी से, भैया से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा देना, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपके पास पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ आपके पास जाएगा मेरा नंबर बन करके, ठीक है सर। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर, ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ नोट्स लेना तो पहले 20 बार कॉल करेंगे मास्टर को। सर प्लीज आप समझिएगा चीजों को, मैंने जितना वादा किया है वो आपको जैसा ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा आपको,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टाफ की कमी है सर, मात्र एक स्टाफ है, बेचारा हमेशा परेशान रहता है आप लोग का कॉलेज से। ठीक है, तो प्लीज़ पॉलिटेक्निक के भी बच्चे बहुत सारे हैं तो सबको देखना पड़ता है सर। तो आप लोग को नोट्स चाहिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे तुरंत मिल जाएगा। मिनट भर के अंदर में अगर नहीं मिलेगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एकदम 1 मिनट के कम टाइम में भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है सर, बाकी सर हम आपको लेकर के आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि तुझे देख कर जीता हूं मैं। आओ, कहता है क्या सर कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। हाँ, लाहो भाई ला, देखा ना हमने क्या कहा, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को क्या करना है, वर्णन करना है। कहता है रूसी क्रांति के निम्नलिखित 2 कारण है। रूसी क्रांति के निम्नलिखित 2 कारण है। ठीक है, पहला कहता है जार का कहता है क्या मेरे दोस्त कि जार का शासन काल अफसरशाही था। हमने क्या कहा, जार का शासन अफसरशाही था। हमने क्या कहा, जार का जो शासन था वो अफसरशाही था, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। हमने क्या कहा, पहला कारण क्या है कि जार का जो शासन वो अफसरशाही था। जार का जो शासन था वो क्या था, अफसरशाही था, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा, जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब बोला है क्या कि जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं था। ठीक है, हमने क्या कहा सर, बड़ा अच्छी भाषा में उन्होंने कहा है क्या कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति का सबसे पहला कारण है कि जार का शासन अफसरशाही था। जार का शासन कैसा था, अफसरशाही था। फिर कहता है कि जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था, जो अफसरशाही था और जनताओं की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। फिर कहता है कि जार के शासन में मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर कहता है कि जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं था, मतलब जब उसको कोई मजदूर को कोई फायदा होगा नहीं तो मजदूर कभी उसके शासन से मतलब प्रोत्साहित रहेगा नहीं रहेगा सर। ठीक है, अब आइएगा, थोड़ा पानी पीने दीजिएगा। ठीक है, आइएगा सर कितना 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहता है क्या कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करिए। अच्छा, अमेरिका जो है वो हिंद चीन में कैसे घुसा उसकी चर्चा कीजिए। हमने क्या कहा कि अमेरिका जो है ना वो हिंद चीन में कैसे घुसा उसकी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले कहता है क्या मेरे दोस्त कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा उसकी चर्चा कीजिए। तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा। हमने क्या कहा कि अमेरिका जो है वो हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा था। किसके बहाने घुसा था, तो फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा था। और धीरे धीरे समाजवादियों के विरोध को समर्थन करने लगा, मतलब धीरे धीरे समाजवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। और इन्हीं परिस्थितियों में 1954 ईस्वी को जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। ठीक है, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने पहुंचा था। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा सर। हमने क्या कहा कि अमेरिका जो है, कहता है अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा था। हमें क्या बोला है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करिए। तो अमेरिका जो है ना वो हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। तो अमेरिका ने हिंद चीन में कैसे घुसा, तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर कहता और धीरे धीरे समाजवादियों के विरोध को समर्थन करने लगा। और धीरे धीरे मतलब घुसा तो
फ्रांस को सहायता करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे और इन्हीं परिस्थितियों में 1954 ईस्वी को जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बन गई, जिससे उन्होंने क्या कर लिया, अपना फिर अधिकार जमा लिया। क्योंकि उनकी सरकार बन ली तो उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। कथित जहर वाला क्वेश्चन था। ठीक है सर, हमने क्या कहा, एक बार जरा फिर से इसको देखना है। क्वेश्चन भले लघु उत्तरीय है लेकिन क्वेश्चन बड़ा गजब है सर। ठीक है, कहता है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, तो कहता है कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे और इन्हीं परिस्थितियों में 1954 ईस्वी को जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाली पूंजीवादी सरकार बन गई। ठीक है, जिससे रह गया जब उसका सरकार बन गई सर। तो ठीक है, अब आइएगा सर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। कौन सा सवाल है, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को पेशेंस और ताकत के साथ बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन कहता है ना कि वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव लिखिए। हमें बोला है ना कि वैश्वीकरण से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में चर्चा करना है। तो वैश्वीकरण से बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। ठीक है, और दोनों के बारे में लिखना है, तब इस क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय बनेगा। ठीक है, कहता है क्या मेरे दोस्त, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। कहता है वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव लिखिए। तो कहता है वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक 2 तरह का प्रभाव पड़े हैं। मतलब उससे बिहार को फायदा भी हुआ और बिहार को घाटा भी हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, सकारात्मक प्रभाव बताना है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। फिर कहता है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्योंकि विदेश की वस्तु हमारे देश में आने लगे, विदेश की कंपनियां हमारे देश में आने लगे, तो यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ने लगा। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने लगा। फिर बहुराष्ट्रीय बैंकें एवं बीमा कंपनियां का आगमन हो गया। बहुराष्ट्रीय बैंक आने लगा, बहुराष्ट्रीय बैंक हो गया और बीमा वाली कंपनियां भी आगमन हो गया। ठीक है, फिर कहता है क्या चौथा नंबर में कि विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्ध होने लगा। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि भारत में विश्व की वस्तु आने लगा और भारत से विश्व में वस्तु जाने लगा। ठीक है, तो इससे लाभ हुआ क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई। जो चीज़ पहले भारत के लोग खरीदते थे तो 10 रुपये देते थे और विदेश की कंपनियां आई तो उसे 15 रुपये में खरीदने लगा, तो लोगों को फायदा भी हुआ है। लेकिन लोगों को घाटा क्या हुआ उसके ऊपर भी चर्चा करना है। ठीक है, तो पहला सकारात्मक का पहला पॉइंट क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा क्या है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तीसरा क्या है, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन। अगला क्या है सर कि विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्ध कराना। ठीक है, आइएगा सर इसकी नकारात्मक क्या हुआ। पहला इसका नकारात्मक पॉइंट क्या होगा, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। रोजगार पर क्या हो गया, विपरीत प्रभाव हो गया क्योंकि विदेश की कंपनी आने लगी। तो ठीक है, हाँ। फिर कहता है सर कि कुटीर एवं लघु उद्योग की विपरीत प्रभाव। भले विदेश की कंपनियां भारत आई है तो सबको फायदा उससे नहीं हुआ है, उससे अमीरों को फायदा हुआ, ना कि गरीब और ना कि मध्य फैमिली वाले को फायदा हुआ। ठीक है, फिर कहता है आधारभूत संरचना के कम विकास का कारण कम निवेश। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। फिर कहता है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। ठीक है, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, आप लोग जरा बताना कि यहां तक किसी को परेशानी, किसी को कोई तकलीफ अगर है तो सर एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने कहा क्या कि वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण का बिहार पे 2 प्रकार का प्रभाव पड़ा है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव को बताना है। सकारात्मक प्रभाव में क्या होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां
आगमन हो गया, मतलब बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा की कंपनियां आगमन हो गया बिहार में, ठीक है। इसके बाद है सर कि विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्ध होने लगा, ठीक है। फिर क्या कहता है सर कि नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक पहला प्रभाव क्या है कि रोजगार पर विपरीत प्रभाव, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। अगला क्या है कि कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, कुटीर और लघु उद्योग पर क्या विपरीत प्रभाव। फिर कहता आधारभूत संरचना के कम निवेश के कारण कम विकास के कारण कम निवेश। फिर कहता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा, ठीक है। यानी हमारा कहने का सेंस है कि इससे हमें 5 नंबर मतलब लघु उत्तरीय का क्वेश्चन इससे हमारा बनेगा, ठीक है। अब जरा आना सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा देखिएगा। आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव को लिखे। आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। वैश्वीकरण पर आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। फिर कहता कि श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। फिर कहता कि माध्यम एवं छोटे उत्पादनों की कठिनाइयां, ठीक है। फिर कहता है क्या मेरे दोस्त कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। बस दिक्कत अब नहीं है सर, ठीक है। अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना 88 की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणियां लिखे। बिहार में जूट उद्योग 3 जगह था सर, ठीक है। एक पूर्णिया में था, कटिहार में था और एक कहां था, दरभंगा में था। हमें क्या बोला है सर, हमें बोला है ना कि बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणियां लिखे। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणियां लिखे कि क्या टिप्पणियां हैं, तो कहता है कि बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, है ना। बिहार में जूट के 3 सबसे बड़े कारखाने हैं, जो कि पहला कटिहार में है, फिर पूर्णिया में, फिर कहाँ है, दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है। अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ कटिहार का कारखाना क्या है, कार्यरत है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। आज़ादी से पहले भारत में 110 जूट के कारखाने थे। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित थे। मतलब जब आज़ादी से पहले ना पूरे मतलब भारत में 110 कारखाने थे, और जहां सबसे ज़्यादा मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, था। तो कहता है पश्चिम बंगाल में केंद्रित थे, ठीक है, बिहार में ही केंद्रित थे। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग का भारी झटका लगा। बिहार छोड़ के सब कहाँ चला गया, बंगला चला गया, ठीक है, बंगाल चला गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, बहुत अच्छा चीज़ें हैं, इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। हमें बोला क्या है कि बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणियां लिखे। तो कहता है क्या कि बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, पहला कटिहार में है, दूसरा पूर्णिया में और तीसरा कहाँ है, दरभंगा में। कहता है वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। इनमें से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित थे। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग को भारी झटका लगा, ठीक है। चलिएगा सर अब आइएगा कितना 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर सवाल क्या कहता है कि सुनामी से बचने का प्रमुख उपाय लिखे। सुनामी से बचने का प्रमुख उपाय लिखे। तो सुनामी से बचने का प्रमुख उपाय क्या है, निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। पहला, समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना। मतलब सुनामी से बचना है तो समुद्र के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना, ठीक है। कौन सा वृक्ष लगाना, मैंग्रोव वृक्ष लगाना। दूसरा, मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। मकानों का जो निर्माण है वो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। अगला कहता है कि उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उपग्रहों द्वारा मतलब प्राप्त चेतावनी पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए,
ठीक है, हमने क्या कहा सर, 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सुनामी से बचने के प्रमुख उपाय लिखिए। तो सुनामी से बचने का सबसे पहला उपाय क्या है कि सुनामी से बचने के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय क्या है कि समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना चाहिए, मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर करना चाहिए, उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। उपग्रह द्वारा जो चेतावनी दिया जाता है उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आइएगा सर 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 90 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा आप बनाना कि जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है। रेलवे का एक वर्कशॉप है जमालपुर में। ठीक है, कहता है जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है। जमालपुर का जो वर्कशॉप है ना वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सर आप ये क्वेश्चन नंबर 90 का ना आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर इसका आंसर आप जानते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो इसका आंसर लिखना। ठीक है, अगर आपका इसका आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नो सर लिख करके कमेंट कर दो। अगर इसका आंसर आप बना दोगे तो एस सर लिख करके कमेंट कर दो। बट ये बताना मेरे दोस्त कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा ना तो 1 4 3 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और आज की क्लास अगर अच्छा नहीं लगा तो 1 3 3 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। ठीक है, बाकी सर आज की क्लास को कर देता हूं खत्म यहीं पे। बट ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में क्लास अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने अपने भाइयों के पास शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना। जिनकी सपना है कि मुझे भी इस बार अच्छे नंबर के साथ मतलब परीक्षा में सफल होना है, अच्छे नंबर लाना है, टॉपर बनना है, तो उनके तक इस क्लासेस को शेयर कर देना। क्योंकि सर आप तो इसके साइंस क्लासेस की खूबसूरती हो ना, आप तो इसके साइंस क्लासेस की मोहब्बत हो ना, आप तो हमारे एक मोटिवेशन हो सर। ठीक है, हाँ तो सभी को दिल से थैंक यू, सभी को दिल से लव यू। बट ऐसा ही प्यार देना, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना। डेली शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपके साथ रूबरू होते हैं। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।